अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? देखो, वैसे भले हम लोग हंसी मजाक में कह देते हैं कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिर गया। अगर सेब नहीं गिरता तो ग्रेविटेशन के बारे में पता नहीं चलता, तो फिजिक्स ही नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ग्रेविटेशन में ही है, इवन मैकेनिक्स के मोशन में है ही है और ग्रेविटेशन में ही है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में भी है, तो हीट में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, वेव में भी है, लाइट में भी है, ऑप्टिक्स लाइट में भी उनका कंट्रीब्यूशन है। और नॉट ओनली साइंस, न्यूटन एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। मतलब जैसे हम लोग मैथमेटिक्स का डिफरेंट ब्रांच पढ़ते हैं लोग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, वैसे ही वो एक डिफरेंट ब्रांच का शुरुआत की है जिसको बोलते हैं कैलकुलस। मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। अभी क्लास 10 तक में कैलकुलस नहीं पढ़ना है, 11th में हम लोग को पढ़ना होता है कैलकुलस, जिसमें पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। तो से वो नहीं भी गिरा रहता फिर भी फिजिक्स होता, खूब बढ़िया फिजिक्स होता, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत ढेरों सारा थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स है जिसमें न्यूटन का क्या है कि कंट्रीब्यूशन है। नहीं तो वही न्यूटन के अभी हम लोग मैकेनिक्स में मोशन में पढ़ रहे हैं लोग, तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया है। अब पढ़ना है हम लोग को थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो अब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सिंपली कहना है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट भी उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करता है। जैसे अगर हम एक बात बोले कि मेरे हाथ में कोई बॉल है गेंदा, अब वो बॉल को हम दीवार पे फेंकेंगे तो बॉल जिस फोर्स से जाके दीवार से टकराएगा, बॉल दीवार पे जितना फोर्स लगाएगा दीवार भी बॉल पे एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बॉल दीवार पे फोर्स लगाया उधर के तरफ और दीवार बॉल पे फोर्स लगाया इधर के तरफ। तो अपोजिट रिएक्शन पहले इक्वल हुआ कि जितना फोर्स से बॉल दीवार पे लगाया दीवार भी उतना ही फोर्स से बॉल पे लगाया, इक्वल फोर्स लगा। और डायरेक्शन, बॉल लगाया दीवार पे इस डायरेक्शन में और दीवार लगाया बॉल पे इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन रिस्पॉन्स का अपोजिट है कि नहीं है? एक्शन का डायरेक्शन इधर है और रिएक्शन का डायरेक्शन इधर है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस इसे मान लो कि हम अगर अपने हाथ से ये बोर्ड से दीवार को उधर धक्का दे रहे हैं, ध्यान से बात समझो सब, ठीक है? दे दो लो। अगर मान लो कि हम अपने हाथ से दीवार को इधर धक्का दे रहे हैं तो जितना फोर्स से हम दीवार को उधर धक्का दे रहे हैं उतना ही फोर्स से दीवार भी हमको इधर की तरफ क्या करता है कि धक्का दे रहा है। समझ में आ रहा है? हम भी दीवार को पुश कर रहे हैं, दीवार भी हमको इधर की तरफ पुश कर रहा है। तो हमेशा फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा इक्वल लगता है और डायरेक्शन में क्या होता है कि उल्टा होता है। ये एक सिंपल सा बात है। अब अगर इसको एक्सप्लेन करें, इसे बहुत जगह मिसकॉन्सेप्ट ऐसा चलता है कि पहले हम फोर्स लगाएं तो उतना ही फोर्स दीवार हम पे फोर्स लगाया। ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट बात है। जैसे पहले हम गेंदा फेंकें तो पहले गेंदा फोर्स लगाया दीवार पे और उतना ही फोर्स दीवार लगाया बॉल पे, तो बॉल उधर से इधर बाउंस बैक किया। समझ में? लेकिन गलत बात है। ऐसा नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन, पहले एक्शन हुआ तब दीवार क्या किया कि उतना ही फोर्स से रिएक्शन किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है। एग्जैक्ट जिस टाइम पे बॉल दीवार पे फोर्स लगाएगा उसी टाइम पे दीवार भी बॉल पे इधर फोर्स लगाएगा। बात समझ आ रहा है? मतलब एग्जैक्ट इधर का जो टकराया तो टकराते टाइम ही, जिस टाइम पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते टाइम ही ये भी दीवार पे उन्हें फोर्स लगाया और वो भी बॉल पे इन्हें फोर्स लगाया। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे पे फोर्स साइमल्टेनियसली लगाता है और ये फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है। तो ये भी जहाँ टकराया तो उस पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे एने फोर्स, जबकि ऐसी बात नहीं है। दीवार का फोर्स एग्जैक्टली बॉल पे लगता है और बॉल का फोर्स एग्जैक्टली दीवार पे लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे हो रहा है।
बात समझ रहा है? ऐसे आदमी कह सकता है कि जब इधर से बॉल धक्का दिया दीवार को और दीवार भी धक्का दे रहा है बॉल को, चलो तो बॉल को दीवार धक्का दिया एने, तो ये समझ में आ गया कि उतना ही फोर्स से बॉल दीवार बॉल को धक्का दिया तो बॉल इधर आ गया, लेकिन उतना ही फोर्स से दीवार को बॉल धक्का दिया उधर, तो दीवार उधर काहे नहीं गया? क्योंकि तुम बताओ, यहाँ पे मान लो कि दूगो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, चलो एगो हल्का फुटबॉल रखें, एगो उतना ही बड़का हम पत्थर रखें, दोनों को एक एक लात मारना है। फुटबॉल को एक लात मारेंगे तो उधिया के बहुत दूर चला जाएगा, हल्का है, और अगर उतना ही बड़का पत्थर एक लात मारेंगे तो शायद ढूल के एक दो बार आगे जाए, अब पैर में चोट लग जाएगा, वो एगो अलग हुआ, अलग अलग हुआ ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग मास का था और दोनों पे हम इक्वल फोर्स लगाओ, तो दोनों पे इक्वल फोर्स लगाने पे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसे ही यहाँ पे है, क्योंकि जिस टाइम पे स्ट्राइक किया है उस टाइप पे जो इक्वल फोर्स लग रहा है वो ऐसा थोड़ी है कि इक्वल फोर्स सेम ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। समझ में रहा ना? बॉल फोर्स लगाया दीवार पर, उतना फोर्स दीवार के लिए कुछ नहीं है, दीवार वहीं का वहीं रह गया, और उतना ही फोर्स दीवार लगाया बॉल पे, बॉल के लिए वो फोर्स काफी है, तो बाउंस बैक करके वो इधर आ गया। बात समझ रहा है? फिर उसके बाद जो भी वो रिएक्शन का इम्पैक्ट होना होगा वो इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन, सबसे पहले का नंबर बात साइमल्टेनियसली होगा, और ऐसा नहीं होगा कि पहले एक्शन होगा और फिर रिएक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, दोनों फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगेगा, सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं लगेगा। बहुत लोग बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट पर एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे के उल्टा फोर्स है और सेम है, तो एगो कोई दूसरा क्या करता है कि बैलेंस कर लेता है, जबकि ऐसा बात बैलेंस फोर्स तब न लगता है जब एक एगो ऑब्जेक्ट पे इधर भी उतना ही फोर्स, इधर भी उतना ही फोर्स और इधर भी उतना ही फोर्स, तब ना हम बोलेंगे कि ये वाला फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर लिया, इस तरह से ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एगो इस चीज पे कोई दूसरा इस चीज आके टकराया, तो एक फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर और दूसरा फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स लगा क्या? तो इस ऑब्जेक्ट पे तो सिर्फ इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है क्या? सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है क्या? लग रहा है। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट पे इधर तरफ फोर्स लग रहा है? नहीं। और इस ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लग रहा है, इसी ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लग रहा है, बैलेंस होगा क्या? मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? एक के दो ऑब्जेक्ट रहता तब ना होता, लेकिन यहाँ पे बात एक ऑब्जेक्ट पे थोड़ी है, एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक किया, दो ऑब्जेक्ट जब क्या किया कि स्ट्राइक किया, तो साइमल्टेनियसली एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स लगेगा और अपोजिट इक्वल फोर्स लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे नहीं कि दोनों का इम्पैक्ट सेम होगा, डिपेंड करता है उसके मास पर, कि उतना ही दोनों पर, तो दोनों एक दूसरे को उतना ही फोर्स इन्होंने किया, ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाया और ये भी उस पे उतना ही फोर्स लगाया। अब वेट के अकॉर्डिंग ये वाला ऑब्जेक्ट के लिए उतना फोर्स कितना इम्पैक्ट करेगा उतना इम्पैक्ट होगा, और इस ऑब्जेक्ट के लिए वो फोर्स कितना इम्पैक्ट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट करेगा। तो एक बात हम यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अगर मान लो कि हम बोलेंगे कि ये इस पे टकराया, तो अगर इस पर एक्शन फोर्स लग रहा है तो इस पे क्या होगा कि रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेगा और दोनों बराबर होगा। जैसे हम अगर कोई बात है, मान लो कि दीवार वाला बात कर रहे थे, तो ये हो गया, मान लो कि हमारा दीवार, ये क्या हो गया दीवार, और इस पे हम बॉल को फेंके तो बॉल यहाँ पे क्या हुआ कि जाके टकराया, बॉल यहाँ पे जाके टकराया। तो बॉल इस पर इधर की तरफ मान लो कि F1 लगाया, तो दीवार इधर की तरफ मान लो कि F2 लगाया, समझ रहे ना? तो बॉल भी दीवार पे इधर फोर्स लगाया और दीवार भी बॉल पे इधर की तरफ फोर्स लगाया। अब बाद में एनालाइज किया गया तो पता चला कि रे F1 जितना था एग्जैक्टली F2 भी उतना ही था, मतलब ये इस पे जितना फोर्स लगाया इस पे उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन डायरेक्शन में कैसा है अपोजिट, ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है और ये इस पे इस डायरेक्शन में। तो हम फोर्स कैसे क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ सेम रहने के लिए, इक्वल फोर्स कहने के लिए
सिर्फ मैग्नीट्यूड के बराबर ही होना जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से। तो यहाँ पे कि दोनों डायरेक्शन बराबर है क्या, अलग अलग डायरेक्शन है। तो अगर हम इसके डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, मान लो कि ये वाला फोर्स है 5 न्यूटन, समझ में आ रहा है ना, और ये भी पता है कि ये भी फोर्स है उतना ही, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का कितना है, 5 न्यूटन है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये 5 न्यूटन इधर के तरफ है और ये 5 न्यूटन इधर। तो अब इस 5 न्यूटन को हम एने पलट दें, ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, और ये भी चल जाएगा एने और ये भी चल जाएगा इधर। कब, जब इसको इधर पलट देंगे तब। तो डायरेक्शन को पलट दो, मान लो कि F2 को पलट दो चाहे F1 को पलट दो, सेम हो जाएगा, कोई एक एक को। इसको इधर रखने दो और इसको इधर से इधर पलट दो, डायरेक्शन उलट गया। 5 न्यूटन तो है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा, 5 न्यूटन है तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, तब ना दोनों फोर्स बराबर होगा। या इसको इधर रहने दो और इसको इधर से इधर पलट दो, तो 5 न्यूटन तो है, ये भी इधर है, ये भी इधर हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे पलटेंगे, सिर्फ माइनस लगा देंगे, मतलब उल्टा डायरेक्शन। निगेटिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन उल्टा, समझ में आ रहा है ना। तो जो हम बोले F1 = F2, अभी तो ये गलत है, दोनों फोर्स बराबर अभी होगा क्या, अभी ये इधर है और ये इधर है, तो अभी दोनों बराबर होगा क्या, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन कोई एक को डायरेक्शन को उल्टा कर दें, अब बताओ तो बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो कैसे बता रहे हैं, F1 किस डायरेक्शन में है, चलो तो इस डायरेक्शन में है F1, बोलो देखो कैसे दोनों बराबर हो जाएगा। और ये कितना था, 5 न्यूटन, तो ये F1 नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे देखो, ये F1 बराबर हम -F2 लिखे हैं, ये कैसे बराबर है, पहले ये देख लो कि अगर सिर्फ F1 बराबर F2 लिखते हैं तो कैसे बराबर नहीं था। F1 था इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में था क्या F1, और कितना था 5 न्यूटन। अब F2 देखो, ये F2 है, F2 था कौन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में था, और कितना मैग्नीट्यूड था, तो 5 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड था, लेकिन ये था इस डायरेक्शन में और ये था इस डायरेक्शन अलग अलग होने से क्या वेक्टर क्वांटिटी सेम होता है क्या, तो ये F1 F2 के बराबर होगा क्या, F1 किसके बराबर होगा, -F2 के। अब चेक किया जाए ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ो, F1 अभी भी F1 इधर है, F1 इधर है कितना न्यूटन का, 8 न्यूटन, और F2 इधर है, नहीं है क्या, F2 इधर है कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का। तो अभी तो F2 ओरिजिनल प्लस F2 नहीं इधर है, बोलो, लेकिन अब माइनस कर दिए, मैं डायरेक्शन माइनस कर दो, यहाँ से उल्टा कर दिए, जब ये उल्टा कर देंगे तो ये कुछ इधर हो जाएगा। तो अब देखो तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम, अब मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा कि नहीं हो गया, तो F1 F2 के बराबर होगा कि F1 -F2 के बराबर होगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि F2 बराबर अगर F1 है तो -F1 कर दें, तो वो तो F2 है इधर की तरफ और F1 है इधर की तरफ, तो उल्टा हुआ तो भी इधर की तरफ हो जाएगा। तो दोनों बराबर होने के लिए एगो उधर है एगो इधर है, तो कोई एगो का डायरेक्शन उलट दो तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो बेसिकली एकदम शॉर्टकट में बोला जाए साइन से, यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इक्वल फोर्स जो होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, और ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, डायरेक्शन में उल्टा होगा। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। देखो कहाँ कहाँ यूज होता है, एग्जाम्पल्स देखो, अगर हम लोग चलते भी हैं और हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं कि धरती पे पीछे की तरफ फोर्स, धरती को पीछे ढकेलते हैं, तो उतना ही फोर्स से धरती हमको भी, अब ध्यान से बात समझो, धरती को हम ग्राउंड को हम पीछे की तरफ पुश करेंगे तो उतना ही फोर्स से हमको ग्राउंड आगे की तरफ फोर्स पुश करेगा। तो जितना फोर्स से हम इधर लगाएं उतना ही फोर्स से ग्राउंड हम पे लगाया उल्टा डायरेक्शन में, हम लगाए धरती को पीछे, धरती लगाया हमको, फोर्स सेम है, लेकिन उतना फोर्स धरती के लिए कुछ बहुत हेवी वासना है, उतना फोर्स धरती के लिए कुछ हो, लेकिन उतना फोर्स हमारे लिए धरती के रेस्पेक्ट में बहुत है, तो हम आगे की तरफ क्या होते हैं कि धक्का हमको लग जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम चलते भी हैं या दौड़ते हैं तब हम यूज करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पे यूज होता है। इवन जब आदमी स्विमिंग करता है, हालांकि हमको स्विमिंग में आता नहीं है, मतलब जब आदमी तैरता है तो पानी में कूदने के बाद अपना सराउंडिंग वाटर को पीछे ढकेलता है, तो वाटर को जितना फोर्स से पीछे ढकेलेगा
उतना ही फोर्स से वो ढकलाता है आगे की तरफ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तब वो पानी को पीछे ढकल पाएगा, स्विमिंग पूल के पानी को पीछे ढकल पाएगा क्या? तो वो ढकला जाता है कहाँ की तरफ? आगे की तरफ। और इस तरह क्या होता है कि आदमी आगे चलाता है। तो अगर स्विमिंग से याद आ जाए कि अगर स्विमिंग करना है तो प्रैक्टिकली अगर कहीं अवेलेबल है सिखाने वाला, समझ कोई गाइडिंग करने वाला, उसके सामने आदमी को स्विमिंग करना चाहिए या सीखना चाहिए। यहाँ के यूट्यूब पर देख लिया कि हाउ टू स्विम, दाहिने बाएं करके कूदेगा सब, तो उसके बाद सब उसमें रूल रेगुलेशन धरा के धरा रह जाएगा, चुपचाप शांत होकर चल जाएगा पानी के भीतर, समझ आ रहा है ना? तो उसके बाद बॉडी ऊपर आएगा फुल के, समझ आ रहा है ना? तो परमानेंट के लिए आदमी फ्लोट करने लगेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा जरूरी होता है, यूट्यूब वाला काम नहीं आता है। कर एक स्विमिंग है जहाँ पे हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। इवन अभी भी अगर बेंच पर खड़ा होकर आदमी जंप करेगा तो बेंच को जितना फोर्स से पीछे करेगा उतना ही फोर्स से बेंच हमको आगे की तरफ लगाएगा, तो हम कूद जाएंगे आगे की तरफ। अब बेंच अगर थोड़ा सा इन्हें ऊबड़ खाबड़ होगा तो बेंच गिर जाता है पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइम पे क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाव पर कोई छोटा छोटा नाव वगैरह है, नाव पर खड़ा होकर अगर जंप करेगा तो तू जंप करके चल जाएगा आगे, पानी में ना होता नाव ठेला जाएगा पीछे की तरफ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर भी क्या यूज होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ, जब आदमी बंदूक चलाता है, समझे ना, तो जितना बंदूक में होता है रिकॉइलिंग, माने जितना अभी वही जो गोली चलता है तो जितना स्पीड में पीछे रिकॉइल करेगा उतना ही स्पीड में गोली आगे तरफ क्या होता है कि भागता है। इसलिए जब गोली आगे जाएगा तो पीछे तरफ बंदूक क्या होता है कि रिकॉइल करता है, फास्ट में स्पीड में। उसका भी एक अपना तरीका होता है, नहीं तो प्रॉब्लम आदमी चोट लग सकता है। अगर रॉकेट ठीक से नहीं रख के मारा है, प्रैक्टिस नहीं है, तो रिकॉइलिंग से आदमी को चोट लग सकता है, हाथ पर कंधा वगैरह पे चोट, चेस्ट वगैरह पे चोट लग सकता है। मतलब छोटका बंदूक ना, बड़का बंदूक, और ये पुलिस लेकर चलता है लोग, तो बड़का बंदूक की हम बात कर रहे हैं। हालांकि हमको लगता नहीं कि पता नहीं उन लोगों को चलाने आता होगा कि नहीं, चलाने आता होगा, लेकिन सब जंग में लग गया होगा, यूज में कभी थोड़े रहा होगा, बस दिखाने के लिए अगर होता है ना। खैर, तो बंदूक जो चलता है तो वहां पर भी क्या होता है, रिकॉइलिंग। तो वो रिकॉइलिंग भी क्यों होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ, क्योंकि गोली अगर जितना मोमेंटम से आगे जाएगा उतना तो पीछे मारेगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा। तो ऐसे हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अवेलेबल है जहाँ से हम देख सकते हैं कि वाकई में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। बस फिलहाल के लिए अभी इतना ही। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और जैसे एग्जांपल याद आएगा पढ़ाते पढ़ाते टाइम पे, वैसे वैसे हम तुमको शो करते रहेंगे। हाँ, स्प्रिंग के टाइम पे भी हम लोग महसूस कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। एगो स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को कहीं काटी उटी में फंसा दो, अगर तुम स्प्रिंग को खींचो, स्प्रिंग को खींच के रखो तो तुम तो स्प्रिंग को फोर्स लगा रहा है, तुमको महसूस होगा कि स्प्रिंग भी उधर की तरफ क्या कर रहा है कि फोर्स लगा रहा है, महसूस होगा। एक तुम खींचेगा स्प्रिंग को स्प्रिंग खींचेगा तुमको ओने, और स्प्रिंग को तुम इधर खींचा और हल्का सा तुम ढील दे देगा ना तो स्प्रिंग सब उधर चला जाएगा। तो स्प्रिंग उधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तब ना ढीलने पर आदमी स्प्रिंग के साथ उधर चला जा रहा है, नहीं हो रहा है क्या? तो यहाँ पर भी स्प्रिंग पर फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ, और स्प्रिंग पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और स्प्रिंग हमको फोर्स लगा रहा है उधर की तरफ। इक्वल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में, हमारा फोर्स हम इधर खींच रहे हैं, वो हमको इधर खींच रहा है। यहाँ पर भी टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ईच एंड एवरी, किसी भी एक्शन के लिए अपोजिट रिएक्शन होगा, गारंटी है, और इक्वल। ठीक है, इतना तो लिख लिया जाए। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल सा है, एक लाइन का है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। हर एक एक्शन के लिए एक्शन और रिएक्शन इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए रिएक्शन बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट। फोर्स की बात कर रहे हैं, इसे मान लो कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एगो बॉल है एगो ब्लॉक है, नहीं तो ये दोनों जब स्ट्राइक करेगा तो एकदम जिस टाइम पे, ऐसे नहीं कि इसको इन्हें किया तब इसको इन्हें किया, ऐसा नहीं है ना। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर ये एक्शन किया इस पर इधर की तरफ, तो ये वाला फोर्स हो गया एक्शन फोर्स, और उसी टाइम पर ये रिएक्शन किया इसके ऊपर, तो ये वाला हो गया रिएक्शन फोर्स। इसलिए
बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको Fa लिखे हैं, मतलब इसके ऊपर फोर्स इसके द्वारा लग रहा है, और ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको Fb लिखे हैं, मैंने इसके ऊपर ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है, बी के द्वारा लग रहा है। यहाँ पे लिख दिए कि फोर्स बाय बॉल ऑन ब्लॉक, और यहाँ पे लिख दिए कि फोर्स बाय ब्लॉक, ब्लॉक के द्वारा फोर्स लग रहा है बॉल पे। यहाँ से Fa बराबर Fe, Fa बराबर माइनस Fb, मैग्नीट्यूड में Fa Fe के बराबर तो होगा, लेकिन ई प्लस में है तो ई माइनस में। डायरेक्शन में क्या होगा कि अपोजिट, मतलब कोनो एगो का डायरेक्शन उल्टा होगा तबे दोनों फोर्स एग्जैक्टली वेक्टर के साथ, मतलब डायरेक्शन के साथ दोनों क्या होगा कि मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा, और अब माइनस लगा दिए कोनो एगो को डायरेक्शन उलट दो तो अब दोनों डायरेक्शन के साथ भी क्या होगा कि बराबर, तो अब वेक्टोरियल इक्विवेलेंट हुआ। Fa is equal to minus Fb, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑकर साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैलेंस इसीलिए नहीं होता है, तो बैलेंसिंग तब होता है, हम लोग खुद पढ़े हैं लोग रिजल्टेंट फोर्स में, कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो तब होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पे एन जितना फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड के फोर्स लगेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, बैलेंस हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। ये दोनों फोर्स एटलीस्ट बैलेंस हो जाएगा कब, जब एक के गो ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तब। तो यहाँ पर इक्वल फोर्स है नहीं है क्या, और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पर नहीं है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर है। इस पे फोर्स है हेने के तरफ तो ई भागेगा हेने, और इस पे फोर्स है इधर की तरफ तो ये भागेगा इधर। इसमें इस पे जो फोर्स इधर की तरफ लगा है तो ई ऑब्जेक्ट पे एन की तरफ कोई फोर्स है बैलेंस करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट पे ए पर कोई फोर्स है, और बी पर इसके द्वारा फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो बी के इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बी पर कोई फोर्स इधर है, इधर फोर्स है तो ए पर ना है, बी पर कोई फोर्स है क्या इस डायरेक्शन में, नहीं है। इस पे फोर्स अलोन इधर है और इस पे फोर्स अलोन इधर है, दोनों पे एक एक ना फोर्स लग रहा है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, एक और फोर्स लगा, बैलेंस कैसे हुआ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट पे नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। इट इज नॉट दैट एक्शन फोर्स बैलेंसेस रिएक्शन फोर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि बोथ ऑफ दीज फोर्सेस डज नॉट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट। दोनों फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट, अगर सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर देता तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेता, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे क्या करता है कि एक्ट करता है। एग्जांपल में रिकॉइलिंग ऑफ गन, जो गन का रिकॉइलिंग होता है, इसी से एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। फोर्स एक्सपीरियंस्ड व्हेन स्प्रिंग इन स्ट्रेच, जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो फोर्स महसूस होगा, तो हम तो एन लगा ही रहे हैं, कोई भी और है मतलब स्प्रिंग भी एन की तरफ उतना ही फोर्स लगा रहा है, ठीक। रॉकेट मूव अपवर्ड, हम लोग अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था थोड़ा दिन पहले, तो रॉकेट जा रहा है ऊपर, जितना स्पीड में उतना उसको फोर्स ऊपर जाने के लिए क्या करता है, उतना ही स्पीड में गैस को नीचे प्रोपल्स करता है, गैस को नीचे फेंकता है, तो गैस पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ उल्टा, तो रॉकेट में फोर्स लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया ना। तो चंद्रयान 3 में भले सब साइंटिस्ट का सही बात है, बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वहाँ पर न्यूटन चच्चा भी काम आ रहे हैं। समझ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर पता नहीं रहता कि भाई गैस को जितना स्पीड में नीचे छोड़ेगा उतना ही स्पीड में ऊपर जाएगा, जितना फोर्स से गैस नीचे जाएगा रॉकेट भी उतना ही फोर्स से ऊपर जाएगा, तो ऐसा सिस्टम होता, ऐसा सिस्टम बनता नहीं बनता। तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बलून को फुला के छोड़ दो, हवा निकलेगा इधर, बलून भरेगा इधर। आदमी इसको अपने से प्रैक्टिकल भी कर सकता है। बलून को फुलाना है सबसे आसान तरीका, घर में अगर छोटा बच्चा उच्चा है और जो डुगुड़ने वाला 4 चक्का होता है ना, खेलने वाला गाड़ी, टॉय कार, तो क्या करो कि बलून को फुलाओ, मुंह दाब दो और उस बलून को गाड़ी पर साट दो, इतना हो सकता है ना। कुछ से टेप से क्या करो कि बलून को गाड़ी पर वॉल टेप से सट जाएगा आराम से। बलून जब दीवार पे चिपक सकता है, वर्टिकल वॉल पे चिपक सकता है, तो टॉय कार पर नहीं सिर्फ चिपक जाएगा, उसके ऊपर चिपक दो, फुला के और छोड़ दो, हवा निकलेगा इधर। तो देखना हवा जिस फोर्स से इधर निकलेगा, बलून पर फोर्स लगेगा इधर और उसके साथ गाड़ी भी जाएगा इधर। तो इन्हें फोर्स लगा एयर का, एयर भाग रहा है कुछ फोर्स से इधर, उतना ही फोर्स से गाड़ी भागेगा इधर। वो क्या बोलते हैं, फायर
आग बुझाने के लिए जो आता है लो, वो इतना बड़का मोटा पाइप होता है, समझ इन्हें की छोटका पाइप गार्डन में पानी पटाने वाला पाइप नहीं होता है, उससे पानी बिकते रह जाएगा लो, आग बुझते रह जाएगा। इतना मोटा पाइप होता है, पानी निकलता है इतना स्पीड में कि पूछो मत, दम लगा के पकड़ना पड़ता है। क्यों? पानी बहुत स्पीड में निकल जाए उधर, तो उतना ही स्पीड में पाइप पर ही फोर्स लग रहा होगा इधर तरफ, तो अगर छोड़ देगा तो पाइप भाग जाएगा बहुत इधर, होगा कि नहीं होगा? जिया का इसे छोटा आदमी में जाकर हल्का आदमी पकड़ ले तो पानी जाएगा इधर, पाइप के साथ जिया चल जाएगी इधर, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो वजन कम है, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए बहुत दम लगा के पकड़ना पड़ता है कि पानी उधर जाए और हम पाइप को लेके हिलने ना जाए। इधर जो फोर्स लगता है इसको बैलेंस करने के लिए आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है स्ट्रांगली। इन्हें के हल्का से पकड़ लिया, पानी पटा लिए, गमला में पानी नहीं पटाना है, ये बहुत स्पीड में पानी निकलता है, तो मेहनत लगता है, हाथ दुखा जाता है, समझ में आ रहे ना? तो वहाँ पर भी क्या लग रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ, पानी जा रहा है बहुत स्पीड में, बहुत ज्यादा फोर्स से इधर, तो पाइप पर फोर्स लगाएगा पानी पीछे की तरफ। क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वी मूव फॉरवर्ड व्हेन वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। जब ग्राउंड को हम पुश करेंगे पीछे, ग्राउंड हमको पुश करेगा आगे। हमारे पुश करने से ग्राउंड को तन को फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या? ग्राउंड है उसको फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके तनका से पुश कर देने से हमको फर्क पड़ जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट काम आ रहा है? न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक।